लास्ट लेक्चर में हमने गुड मॉर्निंग लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो अगला टॉपिक है हमारा वो है लेटरिंग। ठीक है, तो हम लेटरिंग के बारे में पढ़ें। ठीक है बेटा, देखते हैं लेटरिंग। एक्चुअल में जो भी चीज़ें हम ड्राइंग में, चाहे वो ड्राइंग की डायमेंशंस हो या फिर कोई टाइटल हो या कुछ भी अगर हमें लिखना है तो उसको जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं लेटरिंग। ठीक है, जो भी चीज़ें हम ड्राइंग में लिखते हैं उनको हम बोलते हैं लेटरिंग। और अगर हम बात करें, सपोज हम ABCDEFGH ये लिख रहे हैं, तो अगर हम ABCDEFGH लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखो आप, अगर हम सपोज करो ABCD लिख रहे हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। सपोज हमने टाइटल बॉक्स में कुछ लिखना है, तो अगर हमें मेन ड्राइंग का शीर्षक लिखना है या फिर किस टाइप का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके बारे में अगर हमें लिखना है तो उसकी ऊंचाई 6 से 8, 10 या 12 mm के आसपास। अगर हमें कोई सब हेडिंग डालनी है तो उसकी ऊंचाई 4 to 6 mm के आसपास। अगर टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड डायमेंशंस के बारे में लिखना है तो उसकी हाइट जो होगी 3 to 5 mm में होगी। और कुछ अगर टॉलरेंस के बारे में हमें लिखना है तो उसकी हाइट जो होगी 2 to 4 mm के अकॉर्डिंग होगी। ओके ओके। अगर मैं ABCD की बात करता हूँ, तो हमें ABCD लिखना है, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे देखना एक चीज़, हम यहाँ ऊंचाई की बात कर रहे थे, हाइट, और यहाँ हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान देना। हाँ बेटा, तो लेट्स एज्यूम, एक चीज़ मान के चलो कि अगर जो भी लेटर्स हम लिखते हैं उनकी हाइट हमारी क्या है, h, तो h के रेफरेंस में हम लिखते चलेंगे। तो अगर हाइट आपकी आई लिखना है आपको, तो फिर एक सिंपल लाइन में सिर्फ ऐसे ऐसे लिख दोगे आई, सिंपल लाइन। ठीक है, अगर ए और एम की बात करें तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी हम लेटर्स लिखते हैं वो 7:4 के रेशियो में लिखते हैं। ठीक है, 7:4 के रेशियो में, 7:4 के रेशियो में लिखते हैं। तो उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं कि आई, तो आई तो एक सिंपल लाइन में आ जाएगा, एक सिंगल लाइन में। देख लीजिए, ए और एम को हम 7:5 में लिखेंगे, मतलब 0.8h to 0.9h आप मान लो, तो उनकी जो थिकनेस होती है वो इतनी होती है। अगर डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू की रेशियो 1:1 के कम नहीं रखते, मतलब एच से 1.1h के बीच में होती है। और जे तथा एल के बीच की जो होती है, ये जे तथा एल आधे पे लिखी जाती है। अगर एच है 7 तो 3.5, तो ये थोड़ा सा कुछ है, लेकिन फिर भी हम 7:4 को लेके चलते हैं, वो मान के चलते हैं कि चलो वही है हमारा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि लेटर्स कितने टाइप की, लेटरिंग कितने टाइप की होती है। तो अगर हम बात करते हैं लेटरिंग की, तो बेटे मेनली अगर हम बात करते हैं तो वो दो टाइप की होती है। एक होती है गॉथिक लेटरिंग और सेकंड वन इज रोमन लेटरिंग। ठीक है, तीसरी एक बता रहे हैं फ्री हैंड लेटरिंग, मतलब गॉथिक या रोमन को आप फ्री हैंड में लिख दो, तो वही चीज़ है। ठीक है, आते हैं हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम गॉथिक की बात करते हैं तो इसमें गॉथिक में हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल गॉथिक लेटरिंग। अब वर्टिकल गॉथिक लेटरिंग में सिंगल स्ट्रोक हो सकता है, डबल स्ट्रोक हो सकता है, और ये लोअर केस जो स्मॉल लेटर्स में आप लिखते हो उनको हम बोलते हैं
लोअर केस, ठीक है। और ये गॉथिक में ही इंक्लाइंड हो सकता है, सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड, डबल स्ट्रोक इंक्लाइंड, और ये हो सकता है कि लोअर केस में भी इंक्लाइंड हो सकता है, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके। सिंगल स्ट्रोक मतलब कि आप सीधे ऐसे ए लिख दोगे, ये। डबल स्ट्रोक मतलब आप इसे 2 बार चलाओगे, ठीक है, इसे 2 बार आप चलाओगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डबल स्ट्रोक। इन चीज़ों को आप समझो। अगर आपने 2 बार पेन चलाया है तो इसको बोलेंगे डबल स्ट्रोक, और अगर आपने 1 बार पेन चला के लिखा तो ये रहेगा आपका सिंगल स्ट्रोक, ठीक है बेटा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आपको हम दिखाते हैं। बहुत सारे टाइप्स के हैं, कंप्रेस टाइप, एक्सटेंडेड टाइप, तो उन सारी चीज़ों को आप ना देखते हुए आप कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, सिंगल स्ट्रोक गॉथिक कैपिटल लेटर, यहाँ देख लीजिए आप, सिंगल स्ट्रोक गॉथिक कैपिटल लेटर्स, गॉथिक सिंगल स्ट्रोक गॉथिक लेटर। अब देखिए इसमें सपोज हमें, आप एक चीज़ ध्यान दो कि आपको ये जो रेशियो है 7:4 फॉलो करना है। 5:4 भी दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए सही रहेगा कि आप 7:4 फॉलो करो, आप 7:4 फॉलो करो, ठीक है। 7:4 आप फॉलो करोगे, ओके। और क्या कह रहा है कि अगर चूंकि हमें इनकी ऊंचाई सेम रखनी, इनकी हाइट सेम रखनी होती है, तो इसलिए हम 2 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ जो दी हुई हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। सपोज वो 2 लाइंस, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही। अब वही डिपेंड करता है कि भाई अगर मान लो कि इसकी हाइट कितनी है, मैं मान रहा हूँ h की वैल्यू कितनी है, 28 है। तो अगर मैं 7:4 की बात करूँ, अगर लेट्स अज्यूम कि ये जो हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये है 28, ठीक है। तो अगर मैं विड्थ की बात करूँ, ये p का जो विड्थ होगा वो कितना होगा, ये यहाँ से लेके, ये कितना होगा बताओ, 28 मल्टीप्लाइड बाई 4/7। अब यहाँ से आप देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 16। तो जो चौड़ाई होगी इसकी, विड्थ होगी, वो कितनी होगी, 16, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आप फॉलो करके चलो, जैसे मैंने आपको बताया था कि, और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ये तो आपके लेटर्स हो गए। सपोज यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि A to B को आप मान लो 5 खानों में लिख रहे हो, ए आपका 5 में आएगा, फिर बी आपका 4 में आएगा। यहाँ देख सकते हो आप 7:4 का जो रेशियो मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, वो ये है। चलो एक बार मैं फिर से बताता हूँ इसे, कि आपको सपोज करो कि 7:4 के रेशियो में लिखना है, तो आप एक काम करो कि लेट्स अज्यूम कि जो आपकी हाइट है वो 28 है, 28 है, तो उसको आप 7 बराबर भागों में डिवाइड कर दो, 7 खानों में डिवाइड कर दो। तो ऐसे जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर्स बनाए गए हैं, पहले ऐसे करो, ऐसे ऐसे करके आपने पैरेलल में ना 7 लाइनें खींच लो,
ठीक है, 7 लाइनें खींच लो। उसके बाद 4 mm की डिस्टेंस में 28 डिवाइड हो गया आपका 7 भागों में। उसके बाद में आप ये वर्टिकल लाइंस खींच लो, ड्रा कर लो ऐसे वर्टिकल लाइंस, ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रा कर लो 4 mm की डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये जब लाइंस ड्रा हो जाएंगी तो अब आपको पता है ए और एम को हमें ज़्यादा 7:5 में लिख दो, बाकी सबको 7:4 में लिख दो। तो ए के लिए 1 2 3 4 5, ए को 5 में लिखा, फिर 2 का गैप छोड़ा, फिर बी लिखा। बी कितने में? 1 2, आप देखते चलो, ए को लिखा है 5 में, फिर 2 का गैप छोड़ा है, फिर बी को 7:4 का रेशियो फॉलो किया, फिर 2 का गैप छोड़ा है, फिर सी को 7:4 के रेशियो में लिखा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेम ऐसे ही हम लिखेंगे इंक्लाइंड में, लेकिन इंक्लाइंड में जो ये आपको इंक्लाइनेशन एंगल दिख रहा है लेटर्स का, वो एक्चुअल में यहाँ 75 दे रखा है, बट ये होता कितना है? 67.5 275। ठीक है, तो 67.5 275, तो ये इनके बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, बस जनरली हम 75 डिग्री ही मान के चलते हैं, 75 डिग्री हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये सिंगल स्ट्रोक समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं आपको लेटर्स के कुछ टाइप्स और बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख लो, ये है नॉर्मल टाइप के। अगर आपके पास स्पेस इनफ है तो आप नॉर्मल टाइप से लिख सकते हो, बट अगर आपके पास स्पेस कम है तो आपको वहाँ पे नज़दीक जल्दी नज़दीक नज़दीक लिखना है। सपोज करो नॉर्मल टाइप में आपने लिखा, तो जो स्पेसिंग हम दे रहे थे पीछे में, वहाँ हमने 2-2 की दे दी। लेकिन अगर जगह कम है तो वही स्पेसिंग हम 1-1 की कर देंगे, तो वहाँ एक कंप्रेस टाइप में हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बहुत जगह है और हमें सिर्फ और सिर्फ यही इतना लिखना, तो स्पेसिंग 2-2 1-1 की ना करके 3-3 या 4-4 की दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा एक स्टैंडर्ड टाइप। ठीक है, तो ये 3 टाइप के लेटर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस अवेलेबल ऑन अ ड्राइंग शीट। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो मैंने सिंगल स्ट्रोक में बता ही दिया, वही चीज़ें हैं। अब आपको स्मॉल लेटर्स एक बार देख लेना चाहिए। स्मॉल लेटर्स में आपको दिखा देता हूँ, वहाँ आप देख लो, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। हालांकि मैं बात इस पे कर चुका हूँ पहले भी, आपको मैंने बता रखा है, फिर भी आप देख लें एक बार। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने आपको जैसे बता रखा कि जैसे आपने वर्टिकल लेटर्स लिखा वैसे ही आपको स्मॉल लेटर्स भी लिखने हैं, बट आप ये ध्यान दे के चलो कि ये एच है, ये जो स्पेस देख रहे हो, तो पहले आप कुछ नहीं करना, आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक एच की गैप में लाइन खींचो, फिर ये वाला एक गैप दो 2/7 एच का, 2/7 एच का, देखो ये है 2/7 एच का गैप दो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एच की एक लाइन खींच दो, तो आपका ये वाला लाइन बन जाएगा। फिर आप इसमें जैसे 7:4 का रेशियो फॉलो करते हो, उसी हिसाब से प्रिंट लिखो, जो भी लिखना लिखो, और उसी हिसाब से आप इंक्लाइन केस में भी जा सकते हो। इंक्लाइन में जो होगा इंक्लाइनेशन एंगल वो सेम वही होगा 67.5 to 75 के बीच में, बट आप जनरली यूज करोगे 75 डिग्री। ओके, तो अगर मैं आपको मान के चलूँ, मैं आपको बता दूं, लेट्स अज्यूम h इक्वल्स टू 21, तो अगर h 21 है तो 2/7 h कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा, अगर h इक्वल्स टू 21 है तो आपका 2/7 h आ जाएगा 6। तो आप पहले ये लाइन खींचो, फिर उसके 6 mm पे ये वाली लाइन खींच दो, फिर यहाँ से h 21 पे ये लाइन खींच दो, फिर यहाँ से 21 पे ये लाइन खींच दो, आपका ये शेप बन के तैयार हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम।
सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पता है कि आप कैसे मतलब दो एक एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, या एक आर्क को आप दो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हो। लाइन खैर आपको पता है, सपोज दिस इज ए एंड बी। आपको पता है कि ए बी एक लाइन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी। तो आप ए पे सर्किल रख के ए से आधे से अधिक दूरी लेके एक आर्क इधर लगा दो, फिर वही आप यहाँ से लगा दो, दोनों साइड लगा के आर्क को मिला देना, तो जो पॉइंट बनेगा वो एम हो जाएगा और वो सेंटर दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। और अगर यही हम बात करें कि भाई एक लाइन को हमें 5-6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, एक सिंपल एक लाइन खींच लो, ये पूरी लाइन पी क्यू आपने देखा, यहाँ पे एक लाइन खींच लिया और फिर वहां से एक न्यून कोण बना दो, एक्विट एंगल, मतलब 90 से छोटा कोई एंगल बना दो। और प्रकार में कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, प्रकार में कोई भी डिस्टेंस लेके सेम 1 2 3 जितने पार्ट्स आपको करने, 4 5 6 और मतलब आप ये ध्यान के चलो 6 पार्ट्स आप पे लगे। प्रकार को आप कोई भी डिस्टेंस ले लो, पहले प्रकार P पे रखोगे और 1 पे लगेगा चाप, उसके बाद 1 पे रख के 2 पे, तो मतलब वो सेम डिस्टेंस से आप आर्क लगाते चले जाओगे। इसको कट कर लिया इस लाइन को। अब 6 से लास्ट वाले को मिला देना क्यू पॉइंट को, फिर इसके पैरेलल लाइन ड्रा करते जाना 5 से 4 से 3 से 2 से और 1 से। तो ये जो 1 1 2 1 3 1 ये सब आ रहा है ना, ये बेटा आपको PQ लाइंस को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पेंटागन बनाना भी ठीक है, आसान है। चलो कभी आपको पेंटागन हेक्सागन बनाना आप लोगों को आता होगा। हम सीधे आते हैं अगले टॉपिक पे। जिसका नाम है डायमेंशनिंग। ओके, तो हमें डायमेंशनिंग पढ़नी है। तो देखते हैं डायमेंशनिंग में क्या क्या जानना चाहिए आपको। अब अगर डायमेंशनिंग की हम बात करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके हाइट की, उसके लेंथ की, मतलब उसके किसी भी डायमेंशंस को अगर हम बताते हैं, उसके मॉड को बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई वो हम उसकी डायमेंशनिंग कराते हैं। मतलब हम अगर उसके मॉड बताते हैं, व्हाट इज दिस लेंथ, एम्पलीट्यूड बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनिंग। अब किसी टर्म में बताएंगे। एक चीज और है, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी। अगर हम डायमेंशनिंग कर रहे हैं, तो सपोज ये आपकी ड्राइंग शीट है, ये जो आपको दिख रही है, ये आपकी सपोज ड्राइंग शीट है, ये पूरी आपकी ड्राइंग शीट है। तो और मैं यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख देता हूँ, दिस इज ईस्ट। ऑन पेपर तो लिखने में मुझे ख्याल से जरूरत है नहीं, आप ऐसे देखो कि या तो आप इस टाइप से लिख सकते हो, या तो आप इस टाइप से लिख सकते हो पूरी ड्राइंग शीट में डायमेंशन, और दूसरे टाइप से मतलब आप चाहो कि एल ऐसे बना दें, नॉट पॉसिबल, ये गलत वे होगा। आप सिर्फ यही दो तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये गलत होगा। ठीक है बेटा, मतलब एक तो या तो आप बॉटम साइड से पढ़ सको, या फिर आप राइट बॉटम साइड से राइट साइड से पढ़ सको, ऐसा हो। ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट साइड से पढ़ लो या टॉप साइड से पढ़, ऐसे नहीं, दो ही टाइप से डायमेंशन लिखी जाती है।
ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको डायमेंशंस कितने टाइप की होती हैं, तो अगर मैं इस पे बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा बात करने की इसकी ज़रूरत नहीं, जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं कि डायमेंशंस कितने टाइप की होती हैं, तो एक होती है साइज डायमेंशन और दूसरी होती है लोकेशन डायमेंशन। तो लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि भाई आपके शरीर है, आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी में जो आपके आँख की रेटिना है, अब मैं बात करूँ आपके आपके आँख की रेटिना का जो डायामीटर है, तो मैं अगर आपके आँख की रेटिना का डायमीटर का साइज देता हूँ, तो मैं बोल दूंगा इसका जो रेडियस है 5 mm है, 10 mm है, या इसका डायमीटर जो है 5 mm है, 10 mm है। तो उसको मैं साइज डायमेंशन बोलूँगा। या मैं बोल दूँ कि आपकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है, तो मैं आपकी हाइट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, वहाँ पे मैं आपकी साइज डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। बट अगर मैं कहूँ कि आपकी जो आँख है, आँख की जो रेटिना है, वो हेड के टॉप पॉइंट से 6 mm नीचे है, तो यहाँ पे मैं लोकेशन डायमेंशन की बात करूँगा। आ रही मेरी बात समझ में? अगर मैं बात करता हूँ कि आपके आँख की जो रेटिना है, उसका डायमीटर जो है बेटा, वो है 10 mm, तो उस टाइम पे मैं साइज डायमेंशंस की बात करूंगा, या फिर मैं यही बात करूँ कि आपकी हाइट जो है 5 फुट 6 इंचेस है, तो उस टाइम पे मैं बात करूंगा कि आपके साइज की समय साइज डायमेंशंस की बात करूंगा। बट अगर मैं बात करूं कि आपके जो रेटिना की लोकेशन है वो हेड के टॉप मोस्ट पॉइंट से 6 इंचेस या 5 इंचेस या 4 इंचेस नीचे है, तो उस कंडीशन में मैं बात करूंगा लोकेशन डायमेंशन। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। जैसे मैं अगर इसी में आपको दिखाना चाहूँ, तो ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन, ये इसके दिखा रही है कि इसके बीच में मतलब इसका डायमीटर कितना है, तो ये यहाँ पे साइज डायमेंशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये जो पर्टिकुलर है, ये कितनी, इसका सेंटर कितनी दूरी पे अगर आप देखना चाहो, तो ये जो ये यल है, ये इसकी लोकेशन डायमेंशन है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि भाई ये कितना बड़ा है, तो यहाँ से दिख रहा है यस यस, तो ये इसकी साइज डायमेंशन हुई। लेकिन इनके बीच की दूरी क्या है, ये इसकी लोकेशन डायमेंशन है। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ डायमेंशनिंग, तो सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। एक होता है अलाइन सिस्टम और दूसरा होता है आपका यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम दोनों को हम देखते हैं। तो बेटा अलाइन सिस्टम में देख लेते हैं। सपोज अलाइन सिस्टम के लिए हम बात करेंगे केवल और केवल, अलाइन को हिंदी में हम संरेखीय प्रणाली भी बोलते हैं, तो इसलिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये मतलब ये आपने एक आर्क बनाया है, उसके ऊपर आपने एक आर्क बनाया है, मतलब, और ये जो डायमेंशन की लाइन है जिस भी एंगल पे है, आप उसी एंगल के अलाइन अपने लेटर्स को लिख भी रहे हैं। ये आप देखिए, ध्यान दीजिए, जिस भी एंगल पे इंक्लाइंड है आपकी डायमेंशनिंग लाइन, उसी एंगल पे आप ये लेटर्स, आप इसकी डायमेंशंस को लिख भी रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं उसी एंगल पे, आप चाहे किसी को भी आप रेफरेंस पॉइंट मान लें। तो ये जो सिस्टम होगा इसको हम बोल देंगे अलाइन सिस्टम। और दूसरी आपके होते हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में ये होता है बेटा, आपका जो मतलब कह सकते हो आपके आपकी डायमेंशनिंग लाइन किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो, डजंट मैटर, आप लिखोगे एक ही टाइप से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लेट्स अज्यूम कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, लेकिन आपने सीधा सीधा लिख रखा है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे इंक्लाइंड है, लेकिन आपने सीधा सीधा लिख रखा। तो ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, मतलब आप एक ही तरह से लिखोगे चाहे जितने डिग्री पे आपके डायमेंशन लाइन से इंक्लाइंड हो।
तो ये दो टाइप के आपके डायमेंशनल लाइंस होंगे, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं कि मेथड कौन कौन सी है डायमेंशनिंग की। चार टाइप के मेथड होते हैं डायमेंशनिंग के, उनके बारे में आपको एक एक करके हम बात करेंगे। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। चेन टाइप और कॉन्टिन्यूअस मेथड, प्रोग्रेसिव इसको हम प्रगति विधि भी बोलते हैं, पैरेलल मेथड समांतर विधि, और संयुक्त विवन इसको हम बोलते हैं कंबाइंड डायमेंशनिंग। तो एक एक करके हम सारे को जान लेते हैं। यहाँ देखो आप, इसकी डायमेंशनिंग 20, फिर इसके बाद 30, फिर इसके बाद 30, फिर जो बचा इधर 20। तो ये सारी चीजें चलती जा रही हैं, एक दूसरे के साथ बधी हुई हैं। एक आप बचपन में गेम खेलते थे जंजीर या चेन का, तो वो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे चेन डायमेंशनिंग, ठीक है। ओके, क्लियर है। और प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग क्या होती है, जरा प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग को देखो आप। देखिए जरा यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं 40। देखते जाइए, फिर ये यहाँ से 25 है, लेकिन अब क्या लिख रहे हैं 40 के बाद सीधे 65, 65, फिर 20 है तो 85, फिर 20 है 105। आप देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ रही है, बट सीधे ये क्या कर रहे हैं डायमेंशन बढ़ा दे रहे हैं। मतलब देखिए आप, 20 हुआ तो 20 है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 15, लेकिन ये 15 नहीं लिखने, ये सीधे 35 लिखने, इन्होंने सीधे 55 लिखने, इन्होंने सीधे 80 लिखने। तो ये इस टाइप की जो भी डायमेंशनिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। इज इट क्लियर। अगला जो मेथड है आपका है पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशनिंग में यहाँ पे आप देख लो, ये 3 सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर ये, दूसरा सिलेंडर ये, और तीसरा सिलेंडर ये। इनके हम डायमीटर की यहाँ बात कर रहे हैं। तो एक का डायमीटर हमने बता दिया, दूसरे के पैरेलल दूसरा डायमीटर बता दिया, उसके पैरेलल तीसरे का डायमीटर। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग। और जो हमारा लास्ट वाला मेथड है कंबाइंड डायमेंशनिंग, उसमें हम सबको मिक्स यूज करते हैं, सारे सिस्टम को हम यूज कर लेते हैं एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड डायमेंशनिंग, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ध्यान दे रही हैं कि अगर सपोज कम एंगल है, देख लीजिए थोड़ा सा, अगर कम एंगल है तो आपको इस हिसाब से दिखाना है, अगर ज़्यादा एंगल है तो आप ऐसे दिखा सकते हो। ये कम एंगल को ऐसे दिखाना है, ज़्यादा एंगल को ऐसे दिखाना है। अगर डिस्टेंस इनफ है तो आप ऐसे दिखाओगे डायमेंशनिंग के टाइम पे, अगर कम है तो आप ऐसे दिखा सकते हो। अगर कहीं डीप कट है तो आप ऐसे दिखा सकते हो, या फिर ऐसे दिखा सकते हो, देखते चलो आप। तो सबके अलग अलग मेथड हैं, आप इसको थोड़ा सा देख लोगे। तो डायमेंशनिंग हमने खत्म कर दिया है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।